और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम में, ठीक है। हम लोग स्वदेशी आंदोलन को हम लोग देख रहे थे। तो स्वदेशी आंदोलन में जो एक बड़ा जो चीज, जो परिवर्तन जो आपको देखने को मिला, स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। अब यहाँ पे स्वदेशी और देशज उद्योगों को प्रोत्साहन क्यों दिया गया, इसके पीछे रीजन की बात करेंगे तो सबसे पहला रीजन जो होगा, सब विदेशी चीजों को बहिष्कार कर रहे हो, ठीक है। तो विदेशी चीजों को बहिष्कार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं विदेशी चीजें जो थी भारतीय की जरूरतों को पूरी कर रही थी। अब वो जरूरत तो समाप्त तो होने वाली नहीं है, तो इसके लिए देशज उद्योगों को प्रोत्साहन किया गया, ठीक है। इस समय देसी उद्योग जो थे एक चरम पे आ जाएंगे, काफी उनका महत्व जो था बढ़ जाएगा और उनका प्रोडक्शन भी काफी बढ़ेगा। बहुत सारा देसी उद्योग इसमें आपको स्थापना भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों का अत्यधिक प्रोत्साहन आपको देखने को मिला। अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां, हथकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बीओ चिदम्बरम पिल्लई का तूतीकोरन में राष्ट्रीय जहाज रानी उद्यम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई जो कि तूतीकोरन मतलब तमिलनाडु के बड़े नेता थे, उन्होंने तूतीकोरन में राष्ट्रीय जहाज रानी उद्यम, ठीक है, स्वदेशी नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने, हालांकि ब्रिटिश ब्रिटिश स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। ऑलरेडी यहाँ पे ब्रिटिश स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी थी और वहां पे यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई साहब ने तूतीकोरन में राष्ट्रीय जहाज रानी उद्यम नेविगेशन कंपनी जो लगाया, जो कि मतलब एक तरह से चुनौती प्रस्तुत किया गया भारतीय उद्योगपति के द्वारा ब्रिटिश के समक्ष। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की, ठीक है। ये नाम, इनको कुछ अवार्ड वगैरह से भी सम्मानित किया गया प्रफुल्ल चंद्र रॉय को, ठीक है। पीसी रॉय कहते हैं इनको। इनको किसी का, आई थिंक केमिस्ट्री के फादर, आई थिंक इनको कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट आई थिंक पीसी रॉय के कहते हैं, एक बार चेक कीजिएगा। ये कुछ तो इनको कहा जाता है, ठीक है, भूल रहा हूं मैं, ठीक है। आई थिंक फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट इनको कहा जाता है पीसी रॉय के, ठीक है। तो इन्होंने, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की थी। इस समय भारतीय व्यापारियों ने व्यापारिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह जो था अधिक था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ फैक्ट्रियां, कुछ उद्योग, कुछ हथकरघे, बैंक, बीमा, सब कुछ जो था यहाँ पे क्या होता है, स्थापित होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, जो हमारा टॉपिक जो है सांस्कृतिक जगत में भी आपको प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस काल में महान राष्ट्रवादियों यथा रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की थी, ठीक है, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित अमार सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत ने कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन की अभूतपूर्व प्रेरणा दी, ठीक है। अमार सोनार बंगला जो इनके द्वारा लिखा गया था टैगोर साहब के द्वारा, इस समय काफी चर्चा में रहा था। यही राष्ट्रगीत जो है आगे चलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी जो था बन गया था। यही गीत जो था आगे चलकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में, अमार सोनार बंगला किनके द्वारा लिखा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछता है मतलब सुदेश गीतम की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान में रखिए तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। तमिलनाडु के काफी मतलब भारत के बहुत ही मतलब नामचीन कवि कह लीजिए, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा स्वदेश गीतम लिखा गया। तो स्वदेश गीतम, अमार सोनार बंगला, ये सब यहाँ पे काफी मतलब लोकप्रिय था। ये गीत जो था काफी अधिक यहाँ पे लोकप्रिय हो चुका था, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वदेश गीतम की रचना किनके द्वारा की गई, तो सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा स्वदेश गीतम की रचना की गई। चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ा। अब यहाँ पे इन्होंने चित्रकला के दो तरह के फेजेज आपको देखने को मिलते हैं, कि मॉडर्न चित्रकारी देखने को मिलती है जिसको विक्टोरियन प्रकृतिवाद, जिसमें ब्रिटिश छाप ज्यादा होता था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, ठीक है, अपनी चित्रकला का मतलब एक तरह का मतलब ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जो कि मतलब इनके इस चित्रकला को बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शांति निकेतन के चित्रकार का एक मतलब इन्होंने गढ़ बनाया, ठीक है। इनमें बहुत सारे चित्रकार आते थे। इसी रविन्द्रनाथ टैगोर के हेल्प से ही मतलब स्थापित किया गया, जो शांति निकेतन के अंदर जो चित्रकला का जो वो जो लगा, उसी में से नंदलाल बोस भी निकले थे, ठीक है। चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ा, मुगल, अजंता और राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर, ठीक है, मतलब देसी अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ, ठीक है, नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव भी हासिल किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन
सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति किनको मिली थी? तो नंदलाल बोस जी को मिली थी। और ध्यान में रखिएगा, नंदलाल बोस जी तो उस समय बंगाल, लेकिन अभी की बात करें तो बिहार से ही संबंध रखते हैं नंदलाल बोस। ठीक है, अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले बिहार वाले कॉन्सेप्ट में नंदलाल बोस के बारे में हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी देखोगे, नंदलाल बोस जो थे तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र थे। और ठीक है, जो संविधान सभा का जब बनता है तो संविधान सभा में अपने हाथों से मतलब इन्होंने क्या किया था, तो अपने चित्रों का मतलब क्या किया था, चित्र बनाए थे। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने केक्सोग्राफ का आविष्कार किया, उन्होंने बोला से भाई साहब ये जो आपका पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी जीवन होता है। प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम ध्यान में रखें, पीसी रॉय, व अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिनकी न केवल भारत में आपत्ति पूरे विश्व में मतलब क्या की थी, तो प्रशंसा की गई थी। ठीक है, अब एक सहभागिता का दायरा, किसी भी आंदोलन को, किसी भी बहिष्कार को तभी मतलब पूरा किया जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का मतलब क्या हो, तो उसमें मतलब क्या हो, हिस्सा हो। तो सहभागिता के दायरा में विद्यार्थियों का काफी योगदान रहा। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। छात्रों ने स्वदेशी को, ठीक है, व्यवहार के रूप में अपनाया, बहिष्कार संबंधी धरने में प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभाई। छात्रों को भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र और विशेष रूप से पूना, दक्षिण भारत में, ठीक है, बंगाल में, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कहां से आते थे, मुख्य रूप से पूना से आते थे, क्योंकि तिलक का जो स्थल जो था पूना ही था। ठीक है, ध्यान में रखो। उसके बाद दक्षिण भारत की बात करेंगे तो गुंटूर, मद्रास, ठीक है, सलेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ठीक है, किंतु उन्हें सरकार की दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षक संस्थाओं में छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता एवं छात्रवृत्तियों पर रोक लगा दी गई। मतलब बहुत सारे छात्र हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी शिक्षण संस्था से जुड़े होंगे, तो जिस शिक्षण संस्था से छात्र आते थे तो उन शिक्षण संस्था को जो सरकारी सहायता जो दी जा रही थी, अभी छात्रवृत्ति जो मिलता था या फिर सरकारी अनुदान जो मिलता था, सबको मतलब रोक दिया गया। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया गया तथा उन्हें गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरी का अयोग्य घोषित कर दिया गया। किंतु इनके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लेते रहे। दूसरा श्रेणी की बात करेंगे तो दूसरा श्रेणी जो था मुस्लिम, मुस्लिम बोलते हैं महिला। स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि घर की चार दीवारी में केंद्रित महिलाओं ने, विशेष कर शहरी क्षेत्रों की मध्यवर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। अब देखिए, किसी भी आंदोलन में, ठीक है, पुरुष तो पार्टिसिपेट करते, लेकिन महिला की भूमिका न हो, छात्रों की भूमिका न हो, अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका न हो, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की भूमिका न, वो आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। 1857 के विद्रोह को असफलता का कारण क्या था? समाज का एक बड़े वर्ग ने, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग ने मुंह मोड़ लिया। महिलाओं का भूमिका देखेंगे तो न के बराबर थी। हालांकि जो महिला, जो रूलिंग क्लास की महिला थी, उनकी भूमिका थी। जैसे बात करेंगे, आप बोलोगे सर से रानी लक्ष्मीबाई को कैसे भूल सकते, तो रानी लक्ष्मी रूलिंग क्लास की महिला थी, सामान्य महिला के अंतर्गत तो नहीं आती थी। ठीक है, छात्राओं की भूमिका न के बराबर थी। ठीक है, मतलब एक ही वर्ग मुख्यतः जो था सैन्य वर्ग की इसमें भूमिका आपको देखी जाती है, तो सफल नहीं हो सकता आंदोलन। देखिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों से अनुरोध किया, उन्होंने मतलब राजे महाराजों से भी अनुरोध किया, अपने राज्य के नागरिकों का मतलब पार्टिसिपेट करने दें, महिलाओं को जोड़ा, समाज के सभी वर्गों को जोड़ा। ठीक है, मुस्लिमों से भी समर्थन लेने की कोशिश किया, इसलिए मतलब उन्होंने, ठीक है, वो जो क्या था 1919 वाला अली बंधु वाला, उसका समर्थन उन्होंने किया, ताकि मतलब समाज के सभी वर्ग जो थे उनसे मतलब क्या पर के जोड़ पाए। अंबेडकर जी को बार बार खुश करने की कोशिश करे ताकि दलित वर्ग का भी मतलब समर्थन मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार सभी वर्गों का जब तक समर्थन नहीं होगा, कोई भी बहिष्कार, कोई भी आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि एक वर्ग का, अगर एक वर्ग अपने लिए अगर केवल बात करेंगे तो सरकार उसको आसानी से दमन कर देगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे विशेष कर, ठीक है, केंद्रीय महिलाएं विशेष करके शहरी क्षेत्रों में मध्य वर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं एवं विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। कालांतर में उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे 1920 का होगा असहयोग होगा, चाहे सबनीय आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन, महिलाओं की बहुत ही मतलब उल्लेखनीय भूमिका रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आते मुस्लिम, ठीक है, समाज का अल्पसंख्यक वर्ग। तो भाई साहब, मुस्लिम और हिंदू की एकता ही तो आपको, दोनों वर्गों की एकता आपको देखने को मिली थी। यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था, मुस्लिम हिंदू एकता की ही तो बात की जा रही थी। ब्रिटिश ने
ठीक है, बंगाल विभाजन किया क्यों? रीजन यही था, सिर्फ यूनिटी को तोड़ना है, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को कम करना है। तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इनमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन तथा गजनबी मौलाना आजाद के नाम भी उल्लेखनीय है। किंतु उच्च एवं मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या फिर उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मुस्लिम नेताओं का समर्थन आपको मिला, लेकिन उच्च वर्ग के जो मुस्लिम नेता जो थे, ठीक है, वो मतलब बंगाल विभाजन का समर्थन किया, फिर इससे मतलब पूरी तरीके से दूरी बना के रखे। मुस्लिम लीग का भी मान, दैट टाइम मुस्लिम लीग नॉट प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें बंगाल विभाजन हुआ सब मुस्लिम लीग नहीं था, लेकिन जब मुस्लिम लीग बना था उसका मानना था सब भाई साहब बंगाल विभाजन जो था सही था, ठीक है, उसका मानना था ठीक है बंगाल विभाजन सही है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, यही सलीमुल्लाह खान ही तो मुस्लिम लीग को बनाया आगे चल के। तो उसने मतलब बंगाल विभाजन का समर्थन किया था तथा घोषित किया कि इससे उन्हें मुस्लिम आबादी के बहुल पूर्वी बंगाल का नया राज्य प्राप्त होगा। सरकार के हितों को बढ़ावा देने की कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे, ठीक है, प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की सहायता प्रदान की गई। ठीक है, अब यहाँ पे 30 जनवरी 1905 को, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को सहायता प्रदान की गई ब्रिटिश के द्वारा। इसी के क्रम में आगे चल के देखोगे तो ठीक एक साल के बाद, ठीक है, ठीक एक साल के बाद क्या 30 दिसंबर की घटना है ना, मतलब 1906 तो आ ही गया, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सवों और देवी देवताओं का आह्वान करने वाले नेताओं सहित स्वदेशी आंदोलन के प्रकृति ने भी मुस्लिम को इस आंदोलन से बाहर रखने का प्रयास किया। क्योंकि मतलब क्या था, क्योंकि यहाँ पे प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत गाते थे, हिंदू देवी देवताओं का उत्सवों का आह्वान करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव इन लोगों का लगता था, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग को लगता था, कहीं ना कहीं से एक धारा का ये मूवमेंट है, ठीक है, इसलिए भी मतलब मुस्लिम नेता जो थे इससे मतलब दूर रहे। लेकिन मुस्लिम बहुत सारे नेताओं का समर्थन मिला था, उच्च वर्ग के लोग जो थे मुस्लिम लीग को मानने वाले थे, उनका मतलब इनसे मतलब बाहर है, या फिर वह तो तटस्थ रहे, समर्थन नहीं किया, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, या फिर पूरी तरीके से बहिष्कार किया। अब देखेंगे तीसरा वर्ग जो हमारे समाज का आता है, जो कि श्रमिक वर्ग है, जो कि सृजन वर्ग के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, जो कि समाज का एक बहुत ही मतलब सेतु का काम करता है। दूसरा व्यापार संघ, इन लोग का भी मतलब क्या रहा, योगदान रहा, ठीक है। प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि और नस्लीय अपमान, प्रधानतः विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों के मुद्दे पर कुछ हड़तालें की गई। सितंबर 1905 में हावड़ा में वन कंपनी ने 247 बंगाली बाबुओं के कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे वह, ठीक है, अपमानजनक संबंधित है, बहिर्गमन किया, जो समस्त स्वदेशी समर्थक जनता में उनका स्वागत किया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, प्रारंभ में कीमतों की में वृद्धि और नस्लीय अपमान, प्रधानतः विदेशी, ठीक है, विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों में मुद्दे पर कुछ हड़तालें की गई। सितंबर 1905 में हावड़ा में वन कंपनी के 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, ठीक है, तो मतलब हावड़ा में वन कंपनी, कंपनी का नाम क्या था, वन कंपनी, वहां पे 247 बंगाली बाबू, ठीक है, मतलब बंगाली बाबू, ठीक है, कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे अपमानजनक संबंध थे, बहिर्गमन किया, तो समस्त स्वदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। सरकारी छपा खानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना होती है। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप, ठीक है, रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना होती है। बाबू की बात कर रहे हैं ना, डेट मीन ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स रैंक के जो अधिकारी जो होते हैं उनको बाबू कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मतलब ठीक ठाक मतलब अधिकारी होते थे वो लोग, ठीक है। तो 1906 में इंडियन रेलवे के बाबुओं के हड़ताल के फलस्वरूप, ठीक है, रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई। 1905 और 1908 के बीच में पटसन कारखानों में प्राय हड़तालें होती थी। पटसन की कारखाने कहाँ थी, तो पटसन की कारखाने मुख्यतः जो थी आपको कोलकाता में थी, बंगाल में थी। पटसन का जो मतलब जो कच्चा माल जो आता था वो आता था ईस्ट बंगाल से आता था। अभी का जो बांग्लादेश जो थे वो कच्चा माल वहां से आता था। कारखाने के सारे की बात करेंगे तो आपको मुख्य रूप से मतलब वेस्ट बंगाल में कारखाना आपको देखने को मिलती थी। जिस समय विभिन्न समय में 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। सुब्रमण्यम शिवा, चिदम्बरम पिल्लई ने तुतीकोरन, तिरुनवेली, ठीक है, दोनों के दोनों सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई साउथ के नेता थे इस समय, ठीक है, इनकी प्रत्यक्ष रूप से भूमिका देखी जाती है स्वदेशी मूवमेंट में। तो तुतीकोरन ने विदेशी स्वामित्व वाली पटसन मिलों में हड़ताले का नेतृत्व किया। रावलपिंडी, ठीक है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है लेकिन डेट टाइम पंजाब में, तो रावलपिंडी पंजाब में शस्त्रक और रेलवे कर्मी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पे चले गए, ठीक है, भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, ठीक है, ये सबके सब क्या थे, हड़ताल में चले गए।
हालांकि 1908 की गर्मियों के पश्चात श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम हुई। ठीक है, क्योंकि जो श्रमिक आंदोलन जो चला था उसमें क्या होता है, गर्मियों के पश्चात श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम पड़ गई। ठीक है, फिर पूर्णतः समाप्त हो गई, और यह रुचि 1919-22 के पहले फिर से उत्पन्न नहीं हुई। जब गांधी जी आते हैं तो फिर वहां पर श्रमिकों की रुचि जो देखी जाती है, आंदोलन में आते हैं। श्रमिक भी मतलब क्या होते हैं, आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ इस वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। कौन कौन भाग लिया? तो जमींदारों के, ठीक है, जमींदार के कुछ वर्ग, सारे वर्ग नहीं, इसमें जमींदारों के मतलब कुछ वर्ग का पार्टिसिपेशन है, विद्यार्थी का पार्टिसिपेशन है, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्यम वर्ग के पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया। ध्यान रखेंगे, इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनियां जैसे ईस्टर्न इंडियन रेलवे इत्यादि में हड़तालें भी आयोजित की गई, किंतु आंदोलन मुसलमानों में विशेष करके मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सकी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग क्या हो चुके थे, भ्रमित हो चुके थे, क्योंकि मुस्लिम के जो प्रमुख नेता थे उनका समर्थन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका मानना था से बंगाल विभाजन क्या है, जायज है, अगर बंगालों को अगर अलग से अगर एक राज्य बना दिया जाएगा तो उनको नेतृत्व करने का विशेष अधिकार मिलेगा। मुस्लिम लीग भी आगे चल के बनी, सलीमुल्लाह जो थे उस समय के बड़े नेता थे, ढाका के नवाब थे, उन्होंने भी बोला बंगाल विभाजन क्या उचित है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने पहले ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई तथा उन्हें आंदोलन को पृथक रखने में सफल रही। सरकार के सहयोग से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को विफल बनाने के लिए किया। ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो बांटा गया मुसलमानों के लिए, जो बांटा गया, तो उन लोगों को मुसलमानों को लगा से ये तो सही हो रहा है, अब जिस वर्ग के लोगों के लिए बांटा गया उसको लगता है ये सही है। तो इस तरीके से आगे चल के स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन को विफल करने के लिए ब्रिटिश ने इसका बहुत ही चालू से मतलब क्या किया, मुसलमानों का प्रयोग किया, मुस्लिम लीग का प्रयोग किया। ठीक है, आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू। ठीक है, आप देखेंगे आंदोलन केवल बंगाल में चल रहा था, लेकिन बहुत सारे नेता जो चाहते थे इसको केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखा जाए, इसको भारत के संपूर्ण हिस्सा में चला जाए। इसके लिए 1907 का सूरत अधिवेशन होता है। ठीक है, सूरत अधिवेशन में बात रखी जाती है भाई साहब, सूरत अधिवेशन से पहले भी बात रखी गई थी, लेकिन सूरत अधिवेशन में थोड़ा बात बिगड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे नेता जो थे इसके अखिल भारतीय चलाना चाहते थे, मतलब बोलते थे केवल बंगाल में ही क्यों, अगर चलाना है तो संपूर्ण भारत में चलाओ। ठीक है, संपूर्ण भारत में चलाना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में फैल गया। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इस आंदोलन के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप देने के भी वो पक्षधर थे। उनका मानना था कि इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन मतलब बना दिया जाए। उन्होंने इस चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा आंदोलन का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि आंदोलन भारतीयों के उद्गारों को व्यक्त करने और एक अन्य महत्वपूर्ण तथा इनकी सहायता से उपनिवेशी शासन को समाप्त करने का भी मतलब क्या किया चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे चल के मतलब ये बात जो था कांग्रेस की सभा में भी रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस के जो उदारवादी नेता जो थे वो इनसे समर्थन नहीं थे। ठीक है, इसी को लेकर आगे चल के आप देखेंगे सूरत विभाजन भी होता है, सूरत स्प्लिट की बात करेंगे तो इसमें से एक रीजन ये भी था कि स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने की बात चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे नेता जो थे उदारवादी नेता इनकी बातों से समर्थन नहीं रखते थे। ठीक है, तो इसका एक कारण ये भी था। अब देखिए बंगाल विभाजन का लोप, अब बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ, लेकिन क्रांतिकारी आतंकवाद उभरने के भय से, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं से मतलब स्वदेशी आंदोलन की वजह से बंगाल विभाजन का लोप किया गया, नहीं, उनको लगा से भाई सब कहीं ना कहीं क्रांति राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद देखिए राष्ट्रवाद बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन वही जब एकदम एक्सट्रीम लेवल का हो जाए ना तो वो थोड़ा बहुत खराब चीज हो जाती है। जैसे हिटलर क्या था, राष्ट्रवादी था, लेकिन उसने राष्ट्रवाद को क्या किया, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला गया, जिसकी वजह से उसके परिणाम क्या देखने लगे, उल्टा देखने लगे। अपने राष्ट्र से प्यार करना ठीक है, सही है, लेकिन उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाना, ठीक है, काफी दिक्कत हो सकता था। 1911 के आसपास जाने के लिए ब्रिटिश को भय उभरने लगा राष्ट्रवाद कहीं आतंकवाद का रूप न धारण कर ले। तो क्रांतिकारी आतंकवाद से उभरने के वजह से 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, किंतु बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमानों को काफी आघात लगा। विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली आने की घोषणा की।
जो मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था दिल्ली, क्योंकि मुगल का राजधानी भी दिल्ली रहा था, मुस्लिम संस्कृति कौन था भारत में देखेंगे तो लगभग 700-800 वर्षों का शासन दिल्ली में रहा था, सल्तनत कहाँ पे थी, दिल्ली से चलती थी। किंतु मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। बिहार में उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया। ठीक है, तो बिहार एवं उड़ीसा साथ में अलग हुए थे, असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, और फिर से मतलब बंगाल विभाजन के क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का ओवरऑल मूल्यांकन देखते हैं, इसका मूल्यांकन क्या रहा। ये सारी प्रक्रिया जो हुई, जब भी आप किसी आंसर को लिखोगे मेंस में, ठीक है, तो मूल्यांकन पे बात करोगे तो भाई साहब स्वदेशी आंदोलन के ओवरऑल बात करेंगे तो मूल्यांकन क्या रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्वदेशी आंदोलन की असफलता, किन कारणों से स्वदेशी आंदोलन जो था असफलता रहा, असफल कैसे रहा। तो 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद, यद्यपि यह चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण के रूप में भिन्न था, ठंडा पड़ चुका था। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण जो था, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर और दमनात्मक रुख अपनाया। पहला रीजन, आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। ठीक है, यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों यथा असहयोग सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार, सृजनात्मक कार्य इत्यादि को अपनाए, किंतु आंदोलन ने इन सिद्धांतों के अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे सका। ठीक है, मतलब कोई संगठन ऐसा नहीं था तो विशेष करके इनको, जिसे कांग्रेस जैसा संगठन का समर्थन मिलता, कांग्रेस के सारे नेता जो थे इनके पक्षधर होते, तो आंदोलन हो सकता था, बहुत आगे तक चलती, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस का एक बहुत धारा जो था इस आंदोलन का लॉन्ग टर्म में चलाना और पूरे देशव्यापी चलाने के पक्षधर नहीं था। आंदोलन आगे चल के नेतृत्वहीन हो गया क्योंकि बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया। 1908 तक अधिकांश नेता को गिरफ्तार कर लिए गए या देश निर्वासित कर दिए गए। इसी समय अरविंद घोष और विपिन चंद्र पॉल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। घोष साहब ने भी संन्यास ले लिया, विपिन चंद्र पॉल ने भी संन्यास ले लिया। तो इन सबसे मतलब आंदोलन जो था नेतृत्वहीन हो गया। कांग्रेस के नेताओं के मत आंतरिक झगड़े के विपरीत 1907 में सूरत विभाजन के रूप में इसकी आंदोलन में भारी आघात पहुंचा। सूरत विभाजन में कांग्रेस दो खेमा में बट गया, एक तो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, एक तो स्वदेशी आंदोलन के पूरी तरीके से समर्थन नहीं करते थे, कुछ मायनों में करते थे, कुछ मायनों में नहीं करते थे। इन वजह से क्या होता है, सूरत एक स्प्लिट होता है और कांग्रेस टूटता है, तो इसके वजह से मतलब आंदोलन को बहुत अधिक आघात पहुंचा। ठीक है, यद्यपि आंदोलन में जन सामान्य की शक्ति और ऊर्जा को उभरने का कार्य तो किया, किंतु इस शक्ति एवं ऊर्जा को संगठित कर, ठीक है, सही स्वरूप एवं दिशा में मतलब क्या रहा, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका। यह उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा जमींदारों तक ही सीमित रहा। मुसलमानों तथा किसानों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते थे, उनको प्रभावित करने में यह पूर्णतः असफल रहा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विपक्ष में चलाया गया था। ठीक है, उसके विरोध में चलाया गया था। मुसलमानों को ऐसा लगता था कि बंगाल विभाजन उनके पक्ष में है, इसलिए मुसलमानों ने क्या किया, समर्थन नहीं दिया। असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप से ही रहे थे, ज्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। बिना किसी सुनिश्चित योजना एवं कार्यनीति के किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती है। संभवतः इस आंदोलन के साथ भी यही विसंगति जो थी रही। आप देखिए आंदोलन किस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ, समझते हैं इसको। यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, हर मेंस राइटिंग में देखिएगा ये चीज जरूर लिखा रहता है। ठीक है, तो चलिए अपने उद्देश्यों में परिपूर्ण तो नहीं हो सका, लेकिन इसका जो उपलब्धि जो है उससे हम नकार नहीं सकते। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके अंतर्गत दूरगामी परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए, तो देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। यह आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को, ठीक है, जनता की भावनाओं को, ठीक है, जागृत करने में अत्यंत शक्तिशाली साधन भी सिद्ध होता है। अभी तक आंदोलन की राजनीतिक से पृथककरण, ठीक है, अभी तक आंदोलन की राजनीति से पृथककरण रहने वाले अनेक वर्ग यथा छात्रों, महिलाओं तथा कुछ, ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख माध्यम जैसे उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से, ठीक है, प्रारंभिक समाजवाद तथा याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व आंदोलन में परिलक्षित हुआ। देखिए बहुत सारे चीजों में परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद में हो गया, ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवाद, ठीक है, प्रारंभिक समाजवाद तथा याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह, ठीक है, मतलब समाजवाद से असहयोग, ठीक है, याचिका से सत्याग्रह, ठीक है, प्रार्थना से
मतलब प्रार्थना से हम लोगों ने क्या किया था, प्रार्थना को याचिका जो करते थे उनका मतलब पूरे रूप से हम लोगों ने लोप कर दिया। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे क्या करते, प्रार्थना एवं पत्रों का व्यवहार करते थे, उसके जगह पे हम लोग असहयोग को अपनाया, सत्याग्रह को अपनाया। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे आपको परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उदारवाद से हम लोग राजनीतिक अतिवाद को प्रभावित किया। ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी जन्म होता है, जो कि आगे चल के बहुत अगर अति हो सकता है तो हो सकता है आतंकवाद का भी रूप धारण कर लेता। आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु साहित्य, विज्ञान और उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उद्योग जगत पे क्या प्रभाव पड़ा था, भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला, क्योंकि स्वदेशी को हम लोग बढ़ावा दे रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। विज्ञान में भी देखे जगदीश चंद्र बसु के बारे में, पीसी रॉय के बारे में हम लोगों ने देखा। साहित्य के क्षेत्र में भी नंदलाल बोस जैसे चित्रकार ने भी भारतीय साहित्य को मतलब सॉरी चित्रकार ने चित्रकारी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी हम लोग देख सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे उधर मतलब दक्षिण भारत में भी, ठीक है, और ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारे, जैसे जैसे कि अमार सुनार बंगला, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारी कृति है उसकी रचना की गई। ठीक है, आंदोलन से लोगों की तंत्रा टूटी, वो साहित्यिक राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए। स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारधारा और संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष अनावृत कर दिया। आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को तय करने में क्या मिली, सहायता मिली। कहीं न कहीं से आगे चल के ठीक 15 वर्षों के बाद असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक उसे कुछ समय के बाद सवनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो उसमें कहीं न कहीं इन लोगों ने अपना रोल अदा भी किया था। मतलब हम लोगों ने इनसे मुख्य रूप से प्रेरणा ली थी, हम लोगों ने इसे सीखी थी। उदारवादियों की कार्य पद्धति ने, ठीक है, उग्रवादी तरीकों पर बल प्रदान किया। अब यहाँ पे उग्रवादी तरीके के क्यों अपनाना पड़ा, रीजन था उदारवादियों की कार्य पद्धति। उदारवादियों की कार्य पद्धति की बात करेंगे, देखने में तो ठीक ठाक लगती थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ निकल कर नहीं आता था, मतलब उसका आउटकम जीरो था। इस वजह से उग्रवादी के तरीकों को मतलब क्या किया, बल प्रदान किया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने उदारवादियों की याचिका में अनुनय विनय की नीति को अप्रासंगिक एवं व्यर्थ साबित कर दिया। ठीक है, तो आपका जो नीति जो है याचिका करना या फिर अनुनय विनय करना, ये अप्रासंगिक है एवं व्यर्थ साबित कर दिया। उदारवादी अपने कार्यक्रम एवं नीतियों को यथोचित गति नहीं प्रदान कर सके। उनकी यह असफलता इस बात से सिद्ध हो गई कि युवा पीढ़ी उनके नेतृत्व को नकार चुकी है तथा उन्हें सहयोग देने से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, जन सहयोग प्राप्त करने से नरमपंथियों की असफलताओं से यह बात स्पष्ट हो गई कि उनकी नीतियां भारतीयों के जरे नहीं जमा सकी। नरमपंथी अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादी से अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में असफल रहे। मतलब लिमिट जगहों पे फैला हुआ तो अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान नहीं कर सका, लीडरशिप की कमी थी। जो लोग उदारवादी थे वो बड़े शहरों से आते थे, गांव तक उनकी पैठ नहीं थी, मजदूरों में उनकी पैठ नहीं थी। ठीक है, उन्हें नेतृत्व में आंदोलन में कोई खास प्रगति नहीं हुआ। तो उदारवादियों के असफलता ने अतिवादी राष्ट्रवादियों के कार्य प्रणाली को मतलब क्या किया, मजबूत किया। लेकिन अतिवादी राष्ट्रवादियों की कार्य प्रणाली में एक रूपता का अभाव रहा। इनकी कार्य प्रणाली अहिंसात्मक एवं वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए। विभिन्न उग्रवादी नेताओं यथा अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक एवं, ठीक है, लाला राजपथ के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न थे। तिलक के लिए स्वराज्य का अर्थ था सीमित स्वशासन, जबकि अरविंद घोष विदेशी शासन के पूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज मानते थे। किंतु राजनीतिक एवं आंदोलन का जनाधार बढ़ाने जैसे उद्देश्यों में उग्रवादी उदारवादियों की तुलना में ज्यादा सफल रहे। ठीक है, जो नवीन राष्ट्रवादी कह लेती है, कि उग्रवादी कहना ठीक नहीं लग रहा है, तो उनका जो योगदान जो था उदारवादियों की तुलना में ज्यादा था, वो ज्यादा सफल रहे। मतलब वो अपने बातों को जनमानस तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा पाए। ठीक है, अतिवादियों ने शिक्षा के प्रसार एवं सेवा एवं त्याग की भावना को आधार बनाकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का सराहनीय कार्य किया। किंतु कहीं कहीं पे अतिवादी संकीर्णता, ठीक है, संकीर्णता भावना के शिकार भी रहे। उन्हें परंपरागत एवं रूढ़िवादी विचार भी यदा किदा उनके कार्यों में बाधक बनते रहे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयु अधिनियम विरोध, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सम्मति आयु क्या होता है, एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, ध्यान में रखेगा। एज ऑफ कंसेंट की बात करेंगे, मतलब सहमति होनी चाहिए, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मतलब सहमति होनी चाहिए, उसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, जो कि गलत चीजें थी। मतलब उस समय अगर देखा जाए तो भाई नहीं होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक का मानना था भाई साहब ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, तुम कौन होते हमारे शादी ब्याह के मामले में मतलब क्या करना, प्रतिषेध करने वाला। लेकिन सहमति आयोग अधिनियम जो था
ठीक है, सही था। मतलब 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये सही था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसका बहिष्कार किया था। तो सामाजिक तौर पे अगर भी अभी हम देखें तो ये गलत था, नहीं करना चाहिए। तो मतलब अच्छे कानून थे। अब सती प्रथा का उस समय भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन क्या लगता है, सती सही था? सती पर अभी आप अगर सोचते हो, उस समय के चीजों को छोड़ दे, उस समय हमारी सोच उतना ही थी। अभी के सेंस में अगर देखा जाए तो नहीं लगता बहुत ही गलत काम था ये? तो सही किया ब्रिटिश ने इसको बंद करके। तो एज ऑफ कंसेंट जो था, जिसको बोलते थे सम्मति आयु अधिनियम, का विरोध किया गया था, जिसमें था 12 वर्ष की कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका तिलक के द्वारा विरोध किया गया। अब देखेंगे इसे, देखिए कुछ मुस्लिम समाज रुष्ट होने का रीजन क्या था? जैसे मान लो गणपति एवं शिवाजी उत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय तथा गोवर पे प्रतिबंध का समर्थन करने जैसे कार्यों से उनकी छवि जो थे हिंदू राष्ट्रवादी की बन गई। इसी प्रकार बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी हितों का प्रचार किया। उसने कई मुस्लिमों का आंदोलन से दूर कर दिया। इससे मतलब मुस्लिम जो थे आंदोलन से क्या हो गए, दूर हो गए। इस प्रकार उग्रवादियों के कार्यों में नीतियों ने उपनिवेशी शासन को आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उनके इन कार्यों से धर्म एवं राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, जिनके दुष्परिणाम कालांतर में भारतीयों को झेलने पड़े। तो कहीं ना कहीं से इन लोग को लगने लगा कि भाई साहब ये लोग तो है सो मतलब कहीं ना कहीं हिंदुओं का समर्थन करने वाले, हिंदुओं की बात करते हैं। तो इसी सबको देखते हुए आगे चलकर मुस्लिम लीग का मतलब क्या हुआ, गठन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे नरमपंथी और गर्मपंथी। ठीक है, उदारवादी एवं राष्ट्रवादी के बीच में अंतर क्या है, उनके बारे में लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले सामाजिक आधार जमींदार एवं शहरों के बीच मध्य वर्गीय लोगों के बीच में था। इनका सामाजिक आधार कहाँ था उदारवादियों का, कहाँ पे था? तो जमींदार एवं शहरों के बीच। ठीक है, इनका था सामाजिक आधार शिक्षित एवं निम्न मध्यवर्गीय वर्गों के बीच में था। सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत के पश्चात उदार, ठीक है, विचार एवं यूरोपीय इतिहास से मतलब क्या था, ये प्रेरित है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत भारतीय इतिहास सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरागत हिंदू मूल्य से प्रेरित है, क्योंकि इन्होंने मतलब गो हत्या को प्रतिबंध कर दिया। क्या बोलते हैं, शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। और कौन सा उत्सव था 1895? शिवाजी हो गए, कौन थे? गणेश उत्सव, गणपति उत्सव। ब्रिटिश न्यायप्रियता में इसका अभी भी मान रहा था, ब्रिटिश जो है न्यायप्रिय है। ब्रिटिश न्यायप्रिय में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं थी। इनका विश्वास है कि ब्रिटेन के साथ सामाजिक संबंध भारत के सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक हित के लिए लाभप्रद होगा। ये ठीक उल्टा मानते, इनका मानना है ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण जारी रहेगा। और क्या थे, ब्रिटिश राज के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा थी। इनका विश्वास था कि ब्रिटिश राज भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है। इनका मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्य वर्ग की शिक्षित वर्ग की सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य अभी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं। इनका मानना था भाई साहब राजनीतिक कार्य जो होता है उसमें मतलब जन सामान्य की भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके इनके बारे में जानकारी नहीं है, इनको गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे। जबकि इनका मानना था जन सामान्य की शक्ति में त्याग की भावना में पूर्ण निष्ठा थी इनको। ठीक है, सरकारी सेवा में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने में संवैधानिक सुधारों की मांग ये करते थे। ये कहते थे भारतीय की दुर्दशा को दूर करने तो स्वराज की मांग होनी चाहिए। ठीक है, सरकारी सेवा के माध्यम से ठीक नहीं हो सकती है। ये संवैधानिक दायरे में रहकर मतलब लक्ष्य को पाने विश्वास करते थे। ये ऐसा नहीं करते थे, बोलते थे भाई आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीके से बहिष्कार करेंगे, अनुशासनात्मक प्रतिरोध से भी मतलब परहेज नहीं किया जाएगा। एक पाश्चात्य शिक्षा में सभ्यता के समर्थक थे, वेस्टर्न शिक्षा और उनका जो कल्चर जो था उनका समर्थक थे। भारतीय समारोह के आयोजन तथा प्रेस शिक्षा में भारतीय साहित्य के मतलब क्या थे, समर्थक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लाला लाजपत राय तो देखेंगे आपको चल के आगे चल के बैंक का भी स्थापना करते। किस बैंक का स्थापना किया था लाला लाजपत राय ने? लाला साहब ने किस बैंक का स्थापना किया था? पीएनबी का स्थापना करने का श्रेय जाता आई थिंक 1894 में किया था। एक बार तारीख चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखेंगे और क्या था, आप देखेंगे इसी समय क्या था, सूरत विभाजन हो जाता है, सूरत एक स्प्लिट होता है, जो कि बहुत बड़ी घटना थी। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण, जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पर कर रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस के दो विपरीत विचारधारा का उदय था। एक जो था नवीन राष्ट्रवादी थे, जबकि उदारवादी के जो कथन में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, अब देखें सूरत का रुख 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ, तो उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मतभेद खुलकर सामने आए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने वामपंथियों के ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मंशा थी कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का पूरे बंगाल तथा देश के अन्य भागों में तेजी से विस्तार किया जाए, मतलब पैन इंडिया लेवल पे मतलब इसका काम किया जाए। ठीक है,
तथा अन्य अन्य संस्थाओं यथा सरकारी सेवाओं, न्यायालयों एवं व्यवस्थापिका सभा इत्यादि को सम्मिलित कर इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जो बात हमने पहले आपको बताया, तथा अन्य संस्थाओं में इस आंदोलन को सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जबकि उदारवादियों का मत है कि बंगाल बिहार के विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए। ठीक है, तथा ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। वो चाहते थे ब्रिटिश सरकार के सहयोग करते उनको मनाने की कोशिश किया जाए, न कि मतलब असंवैधानिक तरीके का मतलब क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। अंततः बीच का रास्ता निकालते हुए मध्य वर्गीय प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल बिहार की आलोचना की गई तथा स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, इसमें कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन तो टल गया, लेकिन फिर 1906 में अधिवेशन होता है, जिसमें कलकत्ता अधिवेशन होता है। यहाँ पे फिर कांग्रेस का मतलब अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए विवाद उत्पन्न हो गया। तो बाद में जाकर डिसाइड किया गया से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि दे आर द मोस्ट सीनियर लीडर इन दैट टाइम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए उनका बहिष्कार करना तो मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। अब इस अधिवेशन में बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर इस अधिवेशन में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगों एवं क्रांतिकारी आतंकवाद तथा उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण, ठीक है, उदारवादियों का प्रभाव जो था कम हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला राजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन दिक्कत हो गया, किंतु नरमपंथी इसके लिए रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया गया। लेकिन आप देखिए रास बिहारी घोष का, घोष बोलना कैसे, घोष, रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया गया। अब जो कि उग्रवादी नेता जो थे तिलक साहब, लाला राजपत राय, दोनों को चाहते किसी में से एक कोई बन जाए। अब इधर नरमपंथी जो थे रास बिहारी घोष साहब को थे, उग्रपंथी जो थे उनका मानना था तिलक साहब या राजा लाजपत राय को साथ बने। अब इसमें मतलब विवाद होता, अब किसको बना देते, बीच का रास्ता निकाला गया। दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का कोई विरोध नहीं था, मोस्ट सीनियर लीडर, ठीक है, और गार्जियन टाइप से थे, इसलिए गार्जियन का विरोध कौन करेगा। तो उग्रपंथी ने भी या नरमपंथी दोनों ने भी इनको चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चुने गए तथा ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज या फिर स्वशासन को कांग्रेस का अपना लक्ष्य घोषित किया। ध्यान रखिए, स्वराज और स्वशासन को, ठीक है, कांग्रेस का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था बनारस अधिवेशन 1906 में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कांग्रेस ने स्वराज या स्वशासन का लक्ष्य कब घोषित किया था, तो बनारस अधिवेशन 1906 में किया था। ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार तब राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने, ठीक है, अपने मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कांग्रेस ने, मतलब नेता लोग अपना करते रहे, पहले स्वराज शब्द बहुत पहले दिया था। क्या नाम है इनका, आर्य समाजवादी नेता, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। लेकिन कांग्रेस ने सभा के तौर पे, संगठन के तौर पे स्वराज शब्द की प्रयोग जो किया था बनारस अधिवेशन में किया था। ठीक है, किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिसके बाद इस विषय पर उग्रवादियों एवं, ठीक है, उदारवादियों में बहस करी। मतलब स्वराज किस प्रकार का, स्वराज कई तरह का होता है। स्वराज तो ये भी ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए स्वराज हो सकता है, इसको डोमिनेंट इंटरेस्ट कहते थे। कुछ लोगों का मानना था स्वराज का मतलब पूर्ण आजादी होनी चाहिए, तो इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। तो यहाँ पे उग्रपंथी और नरमपंथी के बीच में मतभेद जो था छाया हुआ रहता है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षण संस्था, व्यवस्थापिका सभा एवं नगर निकाय इत्यादि की बहिष्कार करने की भी मांग प्रारंभ कर दी। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को ज्यादा महत्व न मिलने के कारण भी उनमें निराशा बढ़ी। धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतलब क्या हो जाता है, मतभेद बढ़ने लगता है। ठीक है, उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों के अभूतपूर्व उत्साह तथा स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूप प्रारंभ करने का उपयुक्त समय। उनका मानना था अभी सब लोग जो है एकदम जोश में, अभी भी मतलब फुल फ्लेश तरीके से अगर आंदोलन को अगर हम शुरू करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे लॉन्ग टर्म पे हमको क्या मिलेगा, सफलता मिल सकता है। ठीक है, उनका मत ये भी था कि अब वो समय आ गया कि ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है तथा उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। ठीक है, उग्रवादियों ने भी ये निष्कर्ष निकाला कि इस समय उग्रवादियों का साम्राज्यवाद विरोधी अभियान से उनका जुड़ना उचित नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों का अपना अपना मत था, क्योंकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पे तुले हुए हैं। उदारवादी ये विश्वास करने लगे कि निकाय सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। नरमपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस जल्दीबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जब भारतीय हितों का मतलब क्या पहुंचे, नुकसान पहुंचे। दोनों का अपना अपना मानना था। एक ब्रिटिश सरकार के साथ रहते हुए, ठीक है, संवैधानिक के परिवर्तन के द्वारा प्रशासन को चलाना चाहते थे। ठीक है, भारतीयों को सहभागिता चाहते थे प्रशासन में हो। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ सुधार चाहते थे, एक चाहते थे ब्रिटिश सरकार को ही हटा दे। ठीक है,
उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी प्रकार का सहयोग या संबंध नहीं चाहते थे, ठीक है, उधर वो भी नहीं चाहते थे, ये भी नहीं चाहते थे। उदारवादी का यह अनुमान नहीं लगा सके सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों उदारवादियों को पृथक करना, न कि उदारवादियों को उपहार देना, ठीक है। अतिवादियों ने भी नरमपंथियों के हर कदम पे गलत अनुमान लगाया। दोनों पक्ष इस बात पे महत्ता से परिचित नहीं हो सकेगी भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन व आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। अब दोनों का दोनों टूट गया भाई। फैनबेस की मतलब जनता का समर्थन तो उदारवादी के साथ भी था, ठीक है, जनता के साथ उदारवादी के साथ के बात करेंगे तो उग्रपंथी विचारधारा के जो थे, ठीक है, उनके साथ भी मतलब क्या था, जनता का समर्थन था, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे ब्रिटिश जो थे अपने नीतियों के द्वारा दोनों को तोड़ने में सफल है, न तो उदारवादी को उग्रपंथी समझ सके, न उग्रपंथी को मतलब उदारवादी समझ सके, ठीक है। अब यहाँ पे जन समर्थन जो मिलना चाहिए, जन समर्थन बट गया, जिसकी वजह से मतलब क्या था, आंदोलन सफल नहीं पाया। दोनों को मिल गया, विपरीत विचारधारा भी था, डजेंट मैटर, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन दोनों में मिलती आपको नहीं देखने को मिलती है। और इसी के वजह से विभाजन जो था क्या होगा, सुनिश्चित हो गया। बहुत सारा है क्या? ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे सूरत विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ पे चले आए हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या सूरत विभाजन को देखेंगे, क्योंकि सूरत विभाजन क्या होता है, सुनिश्चित हो जाता है। पेज नंबर 269 है, ठीक है, 1907 में चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया से भाई साहब क्या रीजन था, इसके पीछे क्या कारण थे, तो सूरत विभाजन मतलब करना पड़ा, ठीक है। अब सारे रीजन को हम लोग समझ लिए क्यों करना पड़ा, उदारवादी उग्रपंथी में क्यों नहीं बनती थी, ठीक है, सब चीजों को देख ले। कल विभाजन सुनिश्चित होना, क्योंकि 5 में नहीं हो पाया, 6 में नहीं हो पाया, 7 में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या कल के क्लास में हम लोग यही से इसको क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर।